RMS टाइटैनिक। ये सिर्फ एक डूबते हुए जहाज की कहानी नहीं है दोस्तों, ये इंजीनियरिंग, नेचर और ह्यूमन एरर के एक भयानक टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और इन हार्ड फैक्ट्स और सबूतों के जरिए देखते हैं कि आखिर उस फेटफुल रात को हुआ क्या था। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हम इस अनसिंकेबल लेजेंड की शुरुआत से लेकर उस जानलेवा टकराव, मलबे की खोज, डूबने के विज्ञान और उन ह्यूमन एरर्स तक जाएंगे जिनकी वजह से ये सब हुआ, और फाइनली इस ट्रैजिक इतिहास से मिली सीख पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द अनसिंकेबल लेजेंड, अहंकार और इसका निर्माण। सबसे पहले जरा इस नंबर को समझिए। 1912 में टाइटैनिक को बनाने में करीब $7.5 मिलियन का खर्चा आया था। अगर इसे आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें ना, तो ये इजीली $400 मिलियन के आसपास बैठता है। लिटरली ये अपने टाइम का सबसे बड़ा और सबसे शानदार मैनमेड ऑब्जेक्ट था, एक तैरते हुए 5 स्टार होटल की तरह, जिसमें स्टेन ग्लास मिरर्स, हीटेड पूल्स, मतलब लग्जरी का सारा सामान मौजूद था। लेकिन एक मिनट, उनकी इतनी हाइप सेफ्टी डिजाइन का क्या हुआ? डिजाइन के मुताबिक तो टाइटैनिक में एक डबल बॉटम हल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। क्लेम ये था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा, पर रियलिटी जैसा हम जानते हैं बिल्कुल अलग निकली। जब ये 15 लाख टन के बर्फ के पहाड़ से टकराया तो इसके सिंगल लेयर साइड्स बुरी तरह डैमेज हो गए और एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। ये वो फेटल वीकनेस थी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। और ये बात उस ट्रेजेडी की सबसे बड़ी आयरनी को सामने लाती है। व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने इसकी पहली यात्रा से ठीक पहले पब्लिक में बड़े गर्व से अनाउंस किया था कि ये जहाज डूब नहीं सकता। सोचिए जरा, एक ऐसी घोषणा जो आने वाले वक्त में ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार का एक दर्दनाक मजाक बनकर रह गई। अब आते हैं उस रात पर। 14 अप्रैल के दिन में टाइटैनिक को लगातार आइसबर्ग आने की वार्निंग्स मिल रही थी, लेकिन उन सबको इग्नोर कर दिया गया। रात 11:40 पर टकराव होता है। इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि ठीक 12 बजे, यानी सिर्फ 20 मिनट बाद, डिस्ट्रेस कॉल्स ऑर्डर किए गए और आखिरकार रात 2:20 पर वो महान जहाज 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया। एकदम तेज, टेंशन से भरा और लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं मलबे की खोज की तरफ। 1985 की वो ऐतिहासिक खोज। साल 1985 में ओशनोग्राफर रॉबर्ट बैलर्ड और उनके डीप सी अंडरवाटर रोबोट आर्गो ने 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? मलबा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इस एक डिस्कवरी ने सर्वाइविंग ऑफिसर्स की उन पुरानी गवाहियों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहाज इंटैक्ट यानी एक ही हिस्से में डूबा था। बस यहीं से टाइटैनिक की एक मॉडर्न साइंटिफिक इंक्वायरी का रास्ता खुला। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। एक मॉडर्न स्टील मार्वल बर्फ से टकराकर आखिर इस तरह चकनाचूर कैसे हो गया? क्या कमी उस विशाल बर्फ के पहाड़ में थी, या फिर जहाज के लोहे में ही कोई गहरा हिडन राज था? चलिए इसका साइंटिफिक आंसर देखते हैं। साइंस ऑफ द सिंकिंग, धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का विश्लेषण। आइए स्टील के इस माइक्रोस्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं। एक तरफ टाइटैनिक का ओरिजिनल हल प्लेट स्टील है और दूसरी तरफ मॉडर्न AISI 1018 स्टील। आप साफ देख सकते हैं कि टाइटैनिक के स्टील का ग्रेन साइज काफ़ी बड़ा था और इसमें कोर्स परलाइट ज़्यादा था। इस केमिकल मेकअप का नतीजा ये हुआ कि उस फ्रीजिंग आइस वाटर टेम्परेचर में ये लोहा लचीला होने के बजाय बेहद भंगुर बन गया। बेसिकली ठंडे पानी ने उसे फ्लेक्सिबल से एक्सट्रीमली ब्रिटल बना दिया था, जो कि ईजिली टूट जाए। इस बात को और क्लियर करने के लिए टाइटैनिक की सिस्टर शिप RMS ओलंपिक के डैमेज को देखते हैं। एक कोलिजन के बाद इसका पतवार मुड़ गया था। देखिए, क्योंकि ये टकराव स्लो था इसलिए लोहा सिर्फ मुड़ा और ट्विस्ट हुआ, लेकिन टाइटैनिक के केस में स्पीड 20 नॉट्स से ज्यादा थी। इतनी हाई स्पीड पर उस स्पेसिफिक टाइप के स्टील के इंपैक्ट फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि किसी कांच की तरह ब्रूटली फ्रैक्चर हो गया। तो फॉर्मली नेस्ट की रिपोर्ट इन कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को पॉइंट आउट करती है। हल्के स्टील में मैंगनीज कंटेंट काफी कम था और मैंगनीज टू कार्बन रेशियो भी बहुत लो था। इसके अलावा लार्ज फेराइट ग्रेन साइज और कोर्स परलाइट थे। इन सब ने मिलकर स्टील की फ्रैक्चर टफनेस को प्रैक्टिकली अनएक्सेप्टेबली लो कर दिया था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उस जमाने के इंजीनियर्स को इन माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स का पूरी तरह से अंदाजा ही नहीं था।
लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ स्टील प्लेट्स पर आकर खत्म नहीं होती। जरा इन रिवेट्स के बारे में सोचिए। वैसे करीब 3 मिलियन रिवेट्स थे जो इस पूरे जहाज को जोड़कर रखते थे। ये बैडली कोरोडेड रिवेट साफ दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इनके अंदर पहले से ही काफी रेजिडुअल स्ट्रेस बचा हुआ था, जिसका नतीजा आप इस बुरी तरह से उखड़े हुए हेड के रूप में देख सकते हैं। इन रिवेट्स के फेल होने की असल वजह थी इनकी मटेरियल क्वालिटी। ये रॉट आयरन से बने थे, जिसमें 9% से ज्यादा स्लैग था। अब ये स्टैंडर्ड से 3 गुना ज्यादा इम्प्यूरिटीज हैं। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि ये स्लैग स्ट्रिंगर्स टेंसाइल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर लाइन थे। तो जैसे ही उस आइसबर्ग के टकराव का दबाव पड़ा, ये रिवेट्स आसानी से पॉप आउट हो गए, हल्की सीम्स खुल गईं और जहाज के अंदर समुद्र का पानी भरना तय हो गया। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, द ह्यूमन एरर्स। उन ट्रेजेडीज और चूक की बात करते हैं जो इंसानों से हुई। इस फिगर पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 20। इतने विशाल जहाज पर जिस पर करीब 2200 लोग सवार थे, वहां सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि आधी से ज्यादा सवारियों के पास उस -2 डिग्री सेल्सियस के जमने वाले पानी से बचने का लिटरली कोई चांस ही नहीं था। यह सिर्फ एक बैड लक नहीं था, बल्कि डिजाइन और सेफ्टी रेगुलेशंस का एक बहुत बड़ा और जानलेवा ओवरसाइट था। अब ऑफिशियल इंक्वायरी से निकले एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन को देखते हैं। एक तरफ थी एसएस कैलिफोर्निया, जो उस वक्त वहां से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उनका रेडियो बंद था और उन्होंने रात में टाइटैनिक के डिस्ट्रेस फ्लेयर्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ थी आरएमएस कार्पेथिया, जो 107 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि बचाव के लिए वो काफी देर से पहुंचे। ये कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग गैप्स दिखाते हैं कि थोड़ी सी अलग अप्रोच कितनी जानें बचा सकती थी। इन सब के अलावा उस रात कुछ बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस भी लिए गए थे, जैसे लगातार आते हुए आइसबर्ग वार्निंग्स को बार बार इग्नोर करना, अपने शेड्यूल पर पहुंचने या रिकॉर्ड बनाने के दबाव में जहाज को ऐसी हैजर्डस कंडीशंस में भी टॉप स्पीड पर चलाना। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस दिन एक शेड्यूल्ड सेफ्टी ड्रिल को भी कैंसिल कर दिया गया था। यही वो छोटी छोटी ह्यूमन एरर्स थे जिन्होंने इस डिजास्टर को इनएस्केपेबल बना दिया। और अब आखिरी हिस्सा, लेगेसी एंड लेसन्स। इस पूरे इतिहास से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? देखिए, इस डिजास्टर का ग्लोबल इम्पैक्ट तुरंत और काफी बड़ा था। समुद्र में आइसबर्ग्स को मॉनिटर करने के लिए 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना हुई। साथ ही सोलास यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी की एक हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन की गई। और सबसे बड़ा रूल जो चेंज हुआ वो ये था कि अब हर शिप पर मौजूद 100% पैसेंजर्स के लिए लाइफ पोर्ट कैपेसिटी होना लीगली मैंडेटरी हो गया। ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो, इसकी पूरी कोशिश की गई। इस घटना ने अपने पीछे एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल लेगेसी भी छोड़ी है। रॉबर्ट बैलर्ड की टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने की उस लगन ने डीप सी एक्सप्लोरेशन और आरओवी टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त क्रांति ला दी। उनकी टीम ने न सिर्फ इस दाश को पुराने रहस्य को दुनिया के सामने लाया, बल्कि फ्यूचर की ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे मॉडर्न टूल्स की नींव भी रखी। तो आज जब हम इस पूरे विश्लेषण के एंड पर हैं, 110 साल बाद टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे एनवायरनमेंट और बैक्टीरिया द्वारा एरोड हो रहा है और साइंटिस्ट का अनुमान है कि 2030 तक शायद ये पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस विशाल समुद्र की इन घनी गहराइयों में और क्या-क्या वाइटल हिस्टोरिकल लेसन्स छुपे हैं जो अभी सामने आना बाकी है? इसको यहीं रोकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन हार्ड फैक्ट्स और फोरेंसिक डिटेल्स ने इस इंसिडेंट को आपके सामने एक नए नजरिए से पेश किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए एक्सप्लेनर के साथ।